अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आप तमाम हज़रात को खाराम व्यू पॉइंट चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब बख्तियार अहमद मुल्लाज़ी साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ महकमा जंगलात व जंगली हयात से है। जनाब इस डिपार्टमेंट में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के ओहदे पर काम कर रहे हैं। उनसे जानते हैं एक ऐसे दरख्त के बारे में जिनके बारे में इसके मुतल्लिक़ लोगों में एक अबहाम है, लोग इसको इस्तेमाल करने से डरते हैं। उनसे इन तमाम ख़दशात व तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस खाराम व्यू पॉइंट चैनल में आए और हमें कुछ वक्त दिया सर। सर, आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि एक दरख्त है जिसको हम मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि मुस्तफ़ा कमाल का साइंसी नाम क्या है? हमारे यहाँ तो ये मुस्तफ़ा कमाल के नाम से मशहूर है। अच्छा जामी साहब, ये दरख्त एक एग्जोटिक स्पीशी है। इसको बाहर के मुल्क से लॉन्च किया गया है। इसका असल साइंसी जो नाम है ये है कोनोकार्पस जी। और इसको उस टाइम पे 2007 में मुस्तफ़ा कमाल जो कराची का मेयर था उसने कराची में ला के इंट्रोड्यूस कर लिया बाहर के ममालिक से। जी जी। तो ये उसके नाम से अभी तक इसको मंसूब किया जाता है कि ये मुस्तफ़ा कमाल है। इसको मुस्तफ़ा कमाल के नाम से अभी जाना जाता है, इसलिए इसको मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। वैसे दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में इसको मुस्तफ़ा कमाल नहीं ओवरऑल पाकिस्तान में इसको मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, क्योंकि अच्छा। ये जब शुरू में लाया गया था कराची में, तो कराची का जो मेयर था, पहले भी मैंने आपको बताया कि मुस्तफ़ा कमाल था, एमक्यूएम से जो रिलेटेड था, तो उसी के नाम से इसको मंसूब किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में इसको मुस्तफ़ा कमाल के नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक जो नाम है ये कोनोकार्पस है। अच्छा बख्तियार साहब, इसी दरख्त के मुतल्लिक़ लोगों का ये ख्याल है कि ये फ़िज़ा में एलर्जी पैदा करता है। इस बात में कितनी सदाकत है सर? इस बात पे काफ़ी रिसर्च भी हुआ है कि ये दरख्त, इसमें वाकई पोलन पैदा होते हैं। पोलन्स की वजह से फिर इसमें ये पोलन हवा में शामिल हो जाते हैं, फ़िज़ा में शामिल होते हैं और फिर उनकी वजह से एलर्जी पैदा होती है। लेकिन ये एलर्जी इतने सीरियस मसला नहीं है इसका। इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुआ है, कराची यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी इस पर हुआ है कि इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी भी ऐसे दरख्त हैं जिनकी वजह से एलर्जी पैदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 और भी दरख्त हैं जिनमें आपका कीकर शामिल है, जिनमें आपका आकाशिया की कुछ स्पीशीज़ शामिल हैं, लेकिन उन पे इतना बड़ा इशू नहीं हुआ है सिवाय मुस्तफ़ा कमाल के। लोगों में ये खौफ दूर होना चाहिए, इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। ये एक नॉर्मल एलर्जी है और वो भी ये साल में सिर्फ 2 दफ़ा इससे एलर्जी पैदा होती है, वो नवंबर और दिसंबर के महीने में। बाकी महीनों में इसका कोई खास रिएक्शन वगैरह नहीं होता है। बिल्कुल और एक नॉर्मल एलर्जी है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। सर, इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं। आप सर ये बताइए कि पोलन एलर्जी के बारे में आपने बात की, एलर्जी के बारे में, इस दरख्त के माहौल पर क्या असर आता है, नेगेटिव पॉजिटिव, आप क्या कहते हैं इस बारे में? इस दरख्त के बारे में जिस तरह अभी आपने बताया कि लोगों के तासुरात, मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना है। लोग आके ऑफिस में भी हमसे पूछते हैं और हर जगह पे हमसे पूछते रहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के बारे में हमें ये बताओ कि ये इसके माहौल पे क्या असरात हैं। अक्सर लोगों में यही शऊर है, अक्सर लोगों के जहनों में यही बात चढ़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर लेता है। ये बात सरासर गलत है। ये बिल्कुल दूसरे दरख्तों की तरह ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि माहौल के लिए एक बेहतरीन और कारआमद अमल है। इसके अलावा माहौल पे जितने भी जहरीली गैस होते हैं, जिस तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, ये सारी गैसें दूसरे दरख्तों की तरह जज्ब कर लेता है। और ये एक दरख्त, जिस तरह के नॉर्मल दरख्त एक दरख्त 4 बंदों के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर लेता है, सेम उसी तरह मुस्तफ़ा कमाल इसको माहौल दोस्त कह सकते हैं, माहौल दोस्त इसको कह सकते हैं आप। बिल्कुल इसका कोई लोगों में ये तासुर भी है, शायद लोगों ने खुद ये तजुर्बा भी किया होगा कि इस पर परिंदे नहीं बैठते। इस बारे में आपकी क्या राय है? इस पे जावी साहब एक रिसर्च भी हुआ है और नाज़रीन को मैं बताना भी चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस पे परिंदे बैठते नहीं हैं और इस पे घोंसले नहीं बनाते हैं। तो इसका मेन मसला ये है कि इसके जो सीड्स होते हैं वो एडिबल नहीं होते हैं। इसके जो सीड होते हैं वो परिंदे और कोई दूसरे अशरात नहीं खाते हैं, तो उसी वजह से इस पे अशरात नहीं बैठते हैं। जब अशरात नहीं बैठते हैं तो परिंदे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, परिंदे आके इस पे नहीं बैठते हैं। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि इससे परिंदे नहीं बैठते हैं, ट्रेवल ट्री है वगैरह वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं है। यानी ये जो परिंदे हैं ये उस दरख्त पर बैठते हैं जिनमें उनके खाने का कुछ सामान मौजूद हो। बिल्कुल, और किस्मती से इस दरख्त के पास कोई ऐसा वो नहीं है कि इसके सीड्स एडिबल नहीं है। वो परिंदे वगैरह इसके सीड्स नहीं खाते। अच्छा सर,
اس درخت کے بارے میں مزید بتائیے کہ یہ واٹر ٹیبل کو کیا نقصان پہنچاتا ہے زیر زمین، اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کیا ہمیں اس درخت کو شہروں کے بالکل وسط میں لگانا چاہیے؟ عام لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کو آپ بالکل دور دراز علاقوں میں، ریموٹ ایریاز میں، ولیجز میں آپ لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی بات سر یہ بتائیں کہ واٹر ٹیبل کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو شہروں میں لگانا چاہیے نہیں لگانا؟ اچھا، پہلے ہم آتے ہیں واٹر ٹیبل کی جانب کہ آپ نے بتایا کہ واٹر ٹیبل کو یہ نقصان پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا ہے۔ ابھی اس درخت کو ہم دیکھ لیں، اس کی جو گروتھ ہے وہ انتہائی فاسٹ ہے، بہت جلدی گرو کر لیتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کی واٹر ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے۔ جب یہ اس کی گروتھ فاسٹ ہے تو ظاہر ہے اس کی واٹر ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوگی، تو اس کو ان جگہوں پہ نہیں لگانا چاہیے جہاں پر پانی کی کمی ہے یا آپ کو واٹر ٹیبل کا خدشہ ہوتا ہے، اور باقی نارمل جگہوں پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں، اتنا کوئی اس کا یعنی شہروں میں آپ اس کو نہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہا تھا کہ اس کو شہروں میں ہم لگا سکتے ہیں کہ نہیں، شہروں میں انفراسٹرکچرز کے قریب آپ اس کو نہیں لگانا چاہیے، آپ اس کو نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ اس کا مین مسئلہ یہ ہے کہ اس کے روٹس جو ہوتے ہیں وہ ورٹیکلی موو نہیں کرتے ہیں، اوریزنٹلی موو کرتے ہیں، اس کے روٹ اوریزنٹلی موو کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر قریب کوئی بھی پائپ لائن ہوا یا کوئی بھی انفراسٹرکچر وغیرہ ہوا تو وہ ممکن ہے کہ ان کو نقصان پہنچا سکے۔ باقی اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یعنی اس بات سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کو مطلب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بہت کم لگانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک سر، اور باقی آپ اس کو ویسے سر اور مائنر لیول پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک سر۔ اور جنرل پبلک پلیسز پہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں، زیادہ تعداد میں اس کی خیال رکھنا پڑتا ہے اس کو لگانے کی۔ بالکل سر، تھینک یو ویری مچ سر۔ آخری کویشچن میرا یہ ہے کہ محکمہ جنگلات و جنگلی حیات میں آپ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اس ڈپارٹمنٹ میں آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے توسط سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کسی درخت کے متعلق، یا کوئی بات جو آپ ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں آرام ویو پوائنٹ چینل کے توسط سے، تو آپ سر کوئی پیغام؟ تو میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی شجرکاری کا سیزن شروع ہو چکا ہے، آپ کائنڈلی کوشش کر لیں کہ اپنے دوستوں کو کسی بھی جگہ سے کوئی درخت وغیرہ کوئی پودا لے کے گفٹ کر لیں ان کو۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ درخت آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور دوسری بات اس کے ماحول پر بھی بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ تو میری لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ کوشش کر لیں کہ ہمارے محکمے سے آ کے اپنے لیے درخت کلیکٹ کر لیں، اور محکمے کے ساتھ ساتھ اگر کسی اور جگہ سے بھی آپ کو درخت مل سکتا ہے تو آپ کائنڈلی ہر کوئی بندہ ہر ایک دو درخت لگانے کی کوشش کر لیں اور اپنے دوستوں کو درخت وغیرہ گفٹ کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ تو آخری میسج آپ لوگوں کو مل چکا ہوگا کہ درخت لگائیے، ماحول کو صاف رکھیے۔ تو اسی کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنے مہمان کا بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہمیں دی۔ ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے سیشن کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک پر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔